अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक तारीखी मुआहदा किया है जिसमें एक के ख़िलाफ़ जारियत, दोनों के ख़िलाफ़ जारियत तस्वुर की जाएगी। जब से इस इलाके की सूरत हाल ख़राब हुई मिडल ईस्ट की, और ख़ास तौर पर ये जो रिसेंट एग्रेशन था इसराइल का ईरान के ख़िलाफ़ और फिर दोहा के ऊपर जो उसने हमला किया, उसके बाद एक चीज़ बहुत वाज़ेह थी कि इसराइल से तमाम मुस्लिम दुनिया को ख़तरा है, और अमेरिका ने जो तमाम दुनिया में ढेरों जगहों पे उसके फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, वो किसी भी मुस्लिम मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं आएगा। कतर की जिस बेस से उड़कर इसराइली जहाज़ों की रीफ्यूलिंग की गई, उसी बेस के ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, उसी बेस के ऊपर कतर के भी हवाई जहाज़ खड़े हैं। लेकिन कतर के अंदर उन्हीं को हमास को अटैक किया गया जिनको दावत देकर अमेरिकी दरख्वास्त के ऊपर कतर ने उनको दावत देकर बातचीत के लिए बुलवाया था। तो सऊदी अरब के लिए बराह रास्त ख़तरा था कि जिस तरीके से एक इत्तेहादी अमेरिका का ख़ास इत्तेहादी फ्रंट लाइन एलाई कतर, उसको अटैक किया जा सकता है और अमेरिका खामोशी इख्तियार करता है, वैसे ही सऊदी अरब को भी अगर निशाना बनाने की उसने कोई साजिश की तो अमेरिका उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। अमेरिका के अंदर भी सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिकी फ़ौज मौजूद है, जिस तरीके से कतर के अंदर उनका बहुत बड़ा एक अड्डा मौजूद है, इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर भी वो मौजूद है। पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं सऊदी अरब के, वो एक अलहदा ही उनकी नोयत है। मजहबी तौर पर तो हम मक्का और मदीना को अपने दिल में इतनी अकीदत रखते हैं उनके लिए कि पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ लोग कहेंगे कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं हरमैन शरीफैन की हिफाजत की खातिर। लेकिन एक डिफेंस पैक्ट हो जाना, म्यूचुअल ट्रीटी हो जाना, उसकी एक अलहदा नोयत है। दोनों मुल्कों की फ़ौजें ताउन करेंगी और पाकिस्तान के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी की जा सकती है। हमारे पास JF-17 बनाने की सलाहियत मौजूद है, मिज़ाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है एक मुस्लिम दुनिया के अंदर, दुनिया वैसे भी वर्ल्ड एज ए होल हमारी एक स्टैंडिंग है, एक ताकत मौजूद है। तो अगर सऊदी हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान इन रिटर्न उनके डिफेंस को एश्योर करता है, तो इससे बेहतर अरेंजमेंट हो नहीं सकता। और इसके अंदर आगे चलकर अगर टर्की और चाइना के साथ एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हो जाए तो ये एक मोस्ट आइडियल सिनारियो बनता है। आज के प्रोग्राम में इसके मुख्तलिफ क्या ऑप्शन हैं और क्या चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगी, उसी के ऊपर सवाल जवाब करेंगे। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शख्सियत हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह, वज़ीर मशीर हैं वज़ीर आज़म के। सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा एजाज़ चौधरी साहब पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ हैं। एजाज़ साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जनरल तारिक रशीद मरूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो वो भी हमारे साथ होंगे। एजाज़ साहब आप फरमाइएगा कितना सिग्निफिकेंट है सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा? बहुत सिग्निफिकेंट है साहब। आपने खुद जो इब्तदाइया में बातें की हैं मैं उनसे सद इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन हमेशा ही गैर मामूली रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सतह का ताउन तो हमने पहले नहीं देखा था। और एक लिहाज से ये जो 2025 में हुआ ये उसका मुहर्रक बना दोनों तरफ। एक तरफ तो मई 2025 में पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित की कि ये एक वो मुल्क है जो अपना दिफा करना जानता है, जो अपने से कई गुना बड़े मुल्क के खिलाफ, और वो मुल्क जो इसराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ मतलब अपना दिफा कर सकता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब को भी ये तशवीश लाहक है कि जो नक्शा नेतन्याहू साहब लिए फिरते हैं और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इधर उधर से छापे गए हैं, वहाँ पे मदीना शरीफ भी उस नक्शे के अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो चुनांचे सऊदी अरब में ये तशवीश है, और कतर के हमले के बाद तो कोई शक ही नहीं रह गया था सऊदी अरब में। तो गोया एक विन विन की ऑप्शन निकली। मैं समझता हूँ कि हमें अक्सर कहा जाता था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी रिएक्टिव है, सिर्फ रद्द अमल करती है। अब प्रोएक्टिवली अगर हमारे लोगों ने सोचा है तो मैं उनको दाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई एक्शन आपको लेना चाहिए था अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाने के लिए, अपनी जो स्पेस क्रिएट करने के लिए। और हिंदुस्तान जो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि आपको आइसोलेट करे, मेरे ख्याल में इस वक्त दिल्ली में बहुत ही गौर फिक्र हो रहा होगा कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। पहले अमेरिका ने हमें तंग किया और अब पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दे दिया। और सऊदी अरब के बारे में तो उनको ये शक पड़ गया था, याद है जब मोदी साहब गए थे तो उनको भी बड़ा जहाज़ों का वेलकम मिला था, तो उनका ख्याल था कि अब ये हमारा बड़ा पक्का किस्म का पार्टनर बन गया है। लेकिन वो यकीनन हैरत में गुम होंगे, और उनको वैसे हैरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जंग हुई थी 12 रोज़ा जंग जो ईरान के साथ हुई थी इसराइल की, उसमें
यानी ईरान के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ था ना। इंडिया तो इसराइल के साथ जुड़ा हुआ था। गोया अगर इसराइल यहाँ पे गल्फ रियासतों में कुछ करता है तो भी हिंदुस्तान इसराइल के साथ खड़ा होगा। तो चुनांचे मैं समझता हूँ कि एक विन विन बनी है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। और आपने सही कहा कि ये इसका दायरा फैल भी सकता है, गल्फ की दूसरी रियासतें भी शायद चाहेंगी कि इस किस्म का अरेंजमेंट हो। और पाकिस्तान के पास जो दिफाई सलाहियत को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटीज हैं, वो एक अच्छा विन विन दोनों मुल्कों के लिए होगा जी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हमारे पास एक तस्वीर है, जब ये प्रोड्यूसर साहब वो डालिएगा, जब वो दोनों अपने वफूद का तारुफ करवा रहे हैं तो मोहम्मद बिन सलमान जब वो आर्मी चीफ के पास आए हैं तो आर्मी चीफ ने एक फ़ौजी अंदाज में उनको सलाम किया, तो लेकिन जवाब में जो MBS का जवाब है वो भी उसी अंदाज का है। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट जेस्चर है। वहाँ बादशाह सलामत हैं, ये जहन में रखिएगा कि वहाँ पे जो तरीकाकार है ये देखिएगा। ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है। तो दैट शोज़ के कितनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को इस डिफेंस डील के हवाले से दी गई और क्या तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के साथ। राना सनाउल्लाह साहब, मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई और आप ही से जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर से तो जब भी डाली है उन्होंने, लेकिन जनरल साहब को, दो जनरल साहब ने भी सलूट किया तो उन्होंने भी जनरल साहब को सलूट किया। तो दैट शोज़ के वो क्या उन्होंने अहमियत दी है पाकिस्तान को। देखें, ये जो मुआहदा कल हुआ है, ये आलम इस्लाम का सैकड़ों साल का ये ख्वाब था, कई सौ साल का। और मुस्लिम उम्मा की ये उम्मीद थी, हसरत थी। और वो जिस तरह से कहते हैं ना कि नरगिस हज़ारों साल अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। ये दीदा भर लोग हैं जिन्होंने ये मौका जो है ये इसको कैप्चर किया है, दोनों तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। और ये उस आलम इस्लाम के इत्तेहाद की बुनियाद है जिसके मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद है। एक जिस्म के किसी एक हिस्से, छोटे से छोटे हिस्से को भी तकलीफ़ पहुँचे तो पूरा जिस्म जो है वो तड़प जाता है। तो ये उस इत्तेहाद की जो है वो संगे बुनियाद है जो कल रखी गई है इस मुआहदे की सूरत में। ये सिर्फ मुआहदा नहीं है, ये बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है। और आगे चल के ये नज़र आ रहा है और यकीनन ये होगा कि आलम इस्लाम, मुसलमान उम्मा जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। और एक वक्त आएगा कि किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर, किसी भी मुसलमान के ऊपर जो जुल्म है, जो अग्रेशन है, जो हमला जो है, वो तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर जो है वो हमला तसव्वुर होगा। सर, ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है इसकी डिटेल्स हैं क्या एक्चुअल में? क्या फ़ौज अब वहाँ हम बड़ी तादाद में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हमारी महदूद तादाद में फ़ौज वहाँ पहले से मौजूद है? देखिए, इसकी ये जो स्ट्रेटजिक जो यानी डिटेल्स हैं, इनके ऊपर तो हमें इस तरह से ना इनको डिस्कस करना चाहिए, ना इस तरह से उनके ऊपर बात होनी चाहिए। बात तो बुनियादी ये है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला होगा और हमारे ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला तसव्वुर होगा। तो फिर जब हमारे ऊपर हमला होगा तो उसका फिर हमने दिफा किस तरह से करना है। हर वो काम करेंगे, हर उस जो है वो डिटेल में जाएंगे, उधर भी हम भी और वो इधर वो भी, कि जो हमला हो तो उसके नतीजे अपने घर का दिफा करने के लिए जो हथियार चाहिए तो वो दोनों एक ही तरह से इस्तेमाल करेंगे, चाहे पाकिस्तान हो तो चाहे सऊदी अरब। मेरा ख्याल है कि यही बुनियादी बात जो है ना, हमें इसी के ऊपर, ये बाकी तबसरे जो है ना, ये आपको ये मुखालफ ममालिक जो बड़ी डिटेल में जा के करेंगे, लेकिन हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस बात इतनी सी है कि उनके ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर हमला है और हुआ तो उन पे ऊपर है, तो उसका हमने दिफा करना है। एजाज साहब, जो अगर सऊदी अरब की बात करें तो बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अगर 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए ये कहूँ कि सऊदी अरब के ऊपर हम इस पैक्ट के बगैर भी अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी सूरत हाल होती तो हम अपने ऊपर ही हमला तसव्वुर करते। ये नहीं हो सकता कि मक्का और मदीना की तरफ कोई जाए तो हम लोग सारी कौम सुकून से बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो लेकिन ये एग्रीमेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट उसके अंदर नई चीज़ें ऐड कर देता है, नई डायमेंशन ऐड कर देता है। आप अल खालिद टैंक बनाते हैं या मिज़ाइल सिस्टम आपके पास बहुत मॉडर्न है और वो बहुत लंबी उसकी रेंज है। पूरे गल्फ़ रीजन में अगर जाते हैं आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तहत पूरा गल्फ़ रीजन आप कवर कर लेते हैं।
तो अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट इस डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आने लग जाए तो आपकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री पूरे इस रीजन को, पूरे सेंट्रल एशिया को, यहाँ तक हमारी जो रेंज है वो रसाई है वहाँ तक जा सकती है। तवाना बड़ी फ़ौज है, 8-10 लाख की आपके पास फ़ौज मौजूद है। तो ये आने वाले चंद साल बहुत ज़्यादा इस खित्ते की सूरत हाल तब्दील करेंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डील है। जी जी, मैं राना साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये अभी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आया है और इसकी जो जुजियात हैं वो अभी तय होनी है। यानी एक्सपर्ट्स बैठेंगे और आपकी बात, उसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट भी हो सकता है, खुदा जाने इसके अलावा और क्या क्या काम करना चाहते हो। तो सऊदी अरब को भी, उनकी भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ काफी बढ़ेगी विज़-अ-वी इजराइल, और ये मेरे ख्याल में इजराइल को भी अंदाजा है और अमेरिका को भी अंदाजा है। तो अभी मेरे ख्याल में कुछ भी ये कहना स्पेकुलेशन, मैं मीडिया में भी देख रहा था कि जी जिस तरह ज़ालिम खलीलज़ाद साहब ने बीच में न्यूक्लियर डायमेंशन लेकर आए और भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर है। अभी एक्सपर्ट्स दोनों साइड के बैठेंगे और ये तमाम तहें जो हैं इसकी वो तय की जाएंगी, इसके हदूद और कीमत देखे जाएंगे और उनको पर अमल किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी है एक दूसरे के साथ, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी है। लकीली सऊदी अरब वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान को कभी भी कोई शिकायत नहीं रही और मेरे ख्याल में वहां पे भी इसी किस्म का तासुर है। तो चुनांचे इसकी आगे से क्या जेहतें लेते हैं, किधर मामला आगे लेकर जाता है, ये तो अभी सारे एक्सपर्ट्स बैठ के करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल टेम्पो बनाया है हमने, वो यकीनन बहुत सारे मुल्कों को बड़ा परेशानी कर देगा, खुसूसन इसराइल को और इंडिया को, क्योंकि इसराइल के खिलाफ सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है। विन विन ऑप्शन आई है। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा, जब राना साहब का जो था ना कि जी पूरी मुस्लिम दुनिया का, उसके ऊपर मैं वैसे कुछ अर्ज करूं कि जब आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो तो फिर मिनी लेटरलिज्म आ जाता है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। बड़े ग्रुप जो है ना, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में सब 193 मेंबर हैं, वो कुछ भी चीज पे इत्तेफाक नहीं हो पाता। इसी तरीके से अभी चंद दिन पहले मुस्लिम वर्ल्ड सारी मिली, पता नहीं कितने 40+ कितने मिले थे, कुछ भी नहीं मान सके, किसी चीज पे भी नहीं कर सके। ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स में सब कुछ जो भी होगा सो होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुआहदा है, ये ज्यादा से ज्यादा इसकी गल्फ की रियासतें इसमें आएंगी और शायद कोई कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट चाइना और टर्की के साथ, आपने भी इब्तिदाई, मैं मानता हूँ इस बात को। इससे ज्यादा मैं बड़ा नहीं देख रहा इसको, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा करेंगे ना आपको तो इसकी अफादियत खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं नहीं समझता हूँ कि हमें इस तरफ जाके जी। अच्छा जनरल तारिक रशीद साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा इसी सवाल के साथ। एक इन्होंने अभी ऐसा आपने टर्म यूज़ की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ दोनों मुल्कों को मिल जाएगी। ये बहुत एक मानी खेज टर्म है, मानी खेज जुमला है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और दूसरा, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में या सालों में टर्की और चाइना और सऊदी अरब और पाकिस्तान एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट में चार ममालिक एक तवाना फोर्स के तौर पर उभरे और सामने आए? देखें, ये एक, मैं इसमें स्टार्ट में ये कहूँगा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने डिप्लोमेसी ने ख़ास तौर पे और सियासी क़यादत उनके साथ मिली हुई थी। तो ये मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान ने एक लगाया है और इसने इंडिया को भी और इजराइल को भी एक किस्म का, मेरा ख्याल है कि वहाँ एक किस्म की सिचुएशन ऑफ पैरालिसिस होगी कि ये एकदम अचानक कैसे ये एग्रीमेंट हो गया, बिकॉज इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात है, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। हम पहले न्यूक्लियर एक्सपोजर करने से पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे। अब हमें पाकिस्तान को बीइंग ए न्यूक्लियर पावर किसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है। और दूसरा, सऊदी अरेबिया गल्फ का सबसे बड़ा मुल्क है। मैंने देखिए उनको वहाँ कुछ सर्विस की हुई है और वो जो है गल्फ मिडिल ईस्ट का सबसे, जैसे मैंने कहा, बड़ा मुल्क है और उन्हें भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है और वो खुद अपना दिफा कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे आज़ाद साहब ने कहा, वहाँ बिल्कुल अमेरिकन भी हैं, लेकिन हम खुद, हमारी सर्विस भी देखें 80s की दहाई में, मैं खुद सर्विस, मैंने प्रैक्टिकली मैं सऊदी अरेबियन आर्मी में 1984 से 86 तक मैंने वहाँ सर्विस की और हम वहाँ उनके नॉर्दर्न वेस्टर्न कमांड में जो तबूक गैरिजन था वहाँ स्टेशन थे और वहाँ उनकी नॉर्थ में हक्कल एक आउटपोस्ट है जैसे हमारी जीवनी है, वहाँ से इजराइल का फासला सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर था
और जब कभी हम वहाँ जाते थे तो हमें रात को इजराइल के लाइट्स पे नज़र आती थी, जॉर्डन की भी आती थी, और इजिप्ट की भी हम वहाँ देखा करते थे। तो ये जो मुआहदा हुआ है, इससे आई थिंक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है दोनों मजबूत होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि बीइंग ए न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटेजिक, पहले हम जैसे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे, अब देखें ये जब वायदा जो हो जाता है और पाकिस्तान कहता है कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ तो ये हम पाकिस्तान पे हमला कंसिडर करेंगे, तो पाकिस्तान की हमारे अंदर जो काबिलियत है वो जो मामला चंद दिनों में निपटा देगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, मैं टेक्निकल उसमें चला गया हूँ, ये इसमें कि हमें आई थिंक कोई दोनों मुल्क जो है वो अपना डिफेंस कर सकते हैं, और अगर इंडिया ने जरूरत की या इजराइल ने जरूरत की, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और अब नहीं करेंगे वो। और हर आने वाले दिन के साथ, बिकॉज पाकिस्तान मिलिटरीली ऑलरेडी बहुत एक स्ट्रांग मुल्क है, और मैंने खुद डिफेंस प्रोडक्शन में सर्विस की हुई है, और इसी तरह इंडिया, अमेरिका की जैसे सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। जब मिलिट्री माइट और इक़्तिसादी माइट मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा, और इसमें टर्की भी शामिल हो सकता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एजाज साहब ने भी सही कहा, और चाइना भी शामिल इसमें हो सकता है, और हो सकता है कितने और ममालिक जो है मजबूत हैं, जैसे अगर कतर भी इसमें शामिल होना चाहता है, तो हमें इसमें कोई मजाका नहीं होना चाहिए था। वेस्ट ने भी तो देखे ना, G7 बनाई हुई है, G8 बनाई हुई है, तो हम मुस्लिम ममालिक की इस तरह से M6 या M8 बना सकते हैं। सारे मुस्लिम मालिक नहीं आएंगे सर, वो हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, सारे आएंगे नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ राना साहब, जहाँ अमरीकियों ने अपने अड्डे बना के बैठे हुए, वहाँ पे अमरीकियों का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कतर के अंदर अड्डा है, वहाँ हमला भी हो गया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं वो बोले, बल्कि ये बोला कि हम US पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे अभी इश्यूज़ हैं। अभी नहीं, कहा तो ये भी जाता था कि सऊदी अरब के ऊपर भी अमेरिका का बहुत जो है वो असर रसूख है। आई थिंक दोहा के अटैक ने इस चीज़ को तेज़ कर दिया। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक यानी लेटेस्ट जो यानी टेक्निक्स और इनोवेशंस हैं, उनके साथ जो एक न्यूक्लियर पावर है, यानी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो किसी शक व शुबे से बालातर है, और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी किसी इनोवेशन से कम नहीं है और शक व शुबा से बालातर। और ये दोनों जो कुव्वतें हैं या दोनों जो सलाहियतें हैं ये इंडिजिनस हैं। और सर एयरफोर्स आपने उनके साथ जहाज मार गिराए हैं उनके। एयरफोर्स अब हमें कमी क्या है? कमी है हमें फाइनेंशियल डॉलर चाहिए सर इन्वेस्ट करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री, यानी कमी वो है ना। तो सऊदी अरब जो है वो इकोनॉमिक पावर है, दैट्स ट्रू, फाइनेंशियल पावर है। तो अब जब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो ये मलिक साहब ये एक वर्ल्ड सुपर पावर है। दोनों ममालिक मिल गए हैं ना, मिल गए हैं। ये आप कहते हैं ये सुपर पावर बन गई। तो ये एक यानी ये एक वर्ल्ड सुपर पावर है। ये अच्छा जुमला इस्तेमाल किया आपने। तो मामला ये है कि वो मुसलमान ममालिक जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जो अपने मोहल्ले बुकू में जो है वो ठीक है, जो सुकून से वो रह रहे हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, तो वो तो उनको तो वाकई शामिल होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर अग्रेशन होगा, ज़्यादती होगी, तो ये जो वर्ल्ड सुपर पावर है मुस्लिम, ये वहाँ पे जाके उसका नोटिस लेगी, ये जो आपकी टर्म मदद करेगी। ये टर्म आपकी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड सुपर पावर वाली। आज से चंद साल पहले जनरल राहील शरीफ जब फ़ौज से रिटायर हुए तो सऊदीज़ ने एक डिफेंस अलायंस बनाया और उसका सरबराही जो थी जनरल राहील शरीफ को दी। लेकिन वो डिफेंस अलायंस भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट जो पावर चाहिए थी मिलिट्री की वो पाकिस्तान के पास है। तो वो डायमेंशन अब ऐड नहीं। पर दूसरी बात ये है कि देखें कमी किस बात की थी, यानी डॉलर्स की कमी थी ना, पैसों की कमी थी ना। वरना हमारे वो जवान जिन्होंने S4 क्या इंडिया का जो था तबाह किया, उसको जैम कर दिया है जी। तो मामला ये है कि आप आने वाले सालों में जब ये कमी दूर हो गई तो फिर आप देखें ना कि हमारी फिर टेक्नोलॉजी और हमारी जो इन्वेंशंस हैं वो कहाँ तक जाती हैं। अच्छा, एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब भी हमारे साथ हैं। इजाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उसके साथ डिफेंस पैक्ट एक बहुत ही बड़ा तारीखी स्टेप फॉरवर्ड है इस खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, और
इंडिया वाली साइड के ऊपर तशवीश भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। अभी राना साहब जिक्र कर रहे थे कि S-400 वाले वाक़े का, तो मुझे वो कई दफ़ा वो टॉप गन 2 मूवी याद आती है कि किस तरह वो सरफेस के करीब रहते हुए जहाज़ जाते हैं और वो एनिमी का वो जो हिट करते हैं टारगेट को। तो आपकी एयरफोर्स ने भी वैसा ही कमाल किया था S-400 के मामले में। ये बहुत बड़ा स्टेप है, सऊदी अरब वाला भी और S-400 वाला भी। थोड़ा सा आप वज़ाहत करेंगे उसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें वो तो जो हमने किया वो अल्लाह की तरफ से फतह नुसरत थी और पूरी कौम हमारे साथ थी और अल्लाह ने वो दिन दिखाया। लेकिन आज हम जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मलिक साहब, हमारा सऊदी अरब के साथ एक जो एक हमारी दिली या जज्बाती वाबस्तगी है मजहब की वजह से, क्योंकि हमारे दोनों मुकद्दस मकामात जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारे हर शख्स को जिसको कोई दुनिया का ज्योग्राफी या इंटरनेशनल रिलेशन कुछ भी ना पता हो, एक गांव में बैठा हुआ शख्स या एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर, वो हमेशा से उसकी एक वाबस्तगी तो है सऊदी अरब के साथ। और फिर हमारे वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन जो हैं वो हमारे जो डायस्पोरा वहाँ पे काम भी कर रहा है, वहाँ रह भी रहे हैं। और सऊदी अरब के साथ अब आज का जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट अब हुआ है ना, लेकिन इससे पहले हमारा उनके साथ एक दिफाई ताउन इनफॉर्मल तरीके से रहा है। हमने ख़ास तौर पे हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए फिजिकली हम लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, एयरफोर्स आर्मी दोनों के लिए। नेवी के साथ बहुत बड़ी हमारी जो है ना हिस्ट्री है। और फिर हम सब जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं उनके साथ, जिनसे हमारी एक इंटर ऑपरेबिलिटी भी रही है। अब वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसमें जो हमने इंटर ऑपरेबिलिटी सीखी और उसको मास्टर किया, वो अब इस मुआहदे में मैनिफेस्ट हो सकती है, जिसमें हमारे एसेट्स उनके किसी थिएटर में या वाइस वर्सा वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत यकीनन एक खुशाइन बात है, लेकिन इसके साथ एक इसको हमने सिर्फ ये बायलैटरल मुआहदा नहीं है मलिक साहब, क्योंकि इससे जैसे अभी आप बात कर रहे थे जनाब राना साहब से, यकीनन भारत में इस पे बहुत तशवीश होगी जी। इस वजह से नहीं कि कल को अगर हमारी जंग होती है तो सऊदिया यहाँ आके हमारे बिहाफ पे लड़ेगा, वो तो हम जब अकेले भी लड़े तो अल्लाह ने हमें फतह दी। असल वजह यह है कि भारत के साथ उनके इकोनॉमिक टाइज बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कर रही थी, अब उसमें जो है वो उनको जो है वो रिटार्ड हो जाएंगी और उनको उससे बहुत बड़ा धचका लगेगा। और उम्मीद है कि हमारी बेहतर पॉलिसीज की वजह से अगर हम इसके सही बेनिफिट उठाने में कामयाब होते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहाँ होंगी। और ख़ास तौर पे डिफेंस से रिलेटेड जो इंडिजिनाइजेशन हमने की है पिछले 20 सालों में, जो हम खुद कफील हुए हैं बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट को बनाने में, या टेक्नोलॉजीज को जो है ना हमने मास्टर किया है, उसको वहाँ सऊदिया के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमी के लिए जो एक हमें शदीद ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, जिसके लिए हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। और बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्रेक करीब आ गई है। इजाज़ महमूद साहब, एयर वाइस मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से पूछेंगे, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री एक आपका इंजन ऑफ ग्रोथ भी बन सकती है। अगर इसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आए तो आपकी एक्सपोर्ट बेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। ब्रेक ले लें, वापसी पे इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल तारिक रशीद साहब, जो बाकी मुस्लिम दुनिया है, क्या उसके लिए भी इंसेंटिव होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े और इस मौके से जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आए हैं, बाकी भी हमारे करीब आए? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क जो एरिया वाइज है और इकनॉमिकली भी वो सबसे मजबूत सऊदी अरेबिया है। तो अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान को इज़्ज़त देता है, पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसको एक्नॉलेज करता है और आपके साथ दिफाई मुआहदा करता है, तो मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क भी आपके साथ ये दिफाई मुआहदा करने को तैयार होगा।
ऑफ कोर्स इसमें जैसे अमेरिका का एक प्रेशर है और उन्होंने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक तमाम आपको पता है मिडिल ईस्ट के ममालिक में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, और अब वो किस हद तक कब तक उन पर कंट्रोल रख सकता है। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के पाँव के नीचे से रेत निकलती जाएगी और ये खलीजी ममालिक को एहसास होगा या तो अपने पाँव पे खड़े हो या पाकिस्तान जैसे मजबूत मुल्क के साथ दफाई मामलात को करें। तो पाकिस्तान देखें, इसमें जो सबसे सिल्वर लाइनिंग है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट हुई है एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, और दुनिया इसको अब एक ग्लोबल प्लेयर की तरफ देख रही है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि हमारे फील्ड मार्शल को वाशिंगटन में बुलाया जाता है, उनके साथ लंच किया जाता है, फिर हमारे फील्ड मार्शल को मिलिट्री क़यादत जो को एससीओ में बुलाया जाता है, विक्ट्री डे परेड में उनको बुलाया जाता है, और फिर सऊदी अरेबिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, बट सऊदी क्राउन प्रिंस ने फील्ड मार्च के साथ अलहदा भी बातचीत की। तो ये शो करता है कि पाकिस्तानी अफवाज का जो मजबूती है, सिक्का है, पूरी दुनिया ने माना है उसको, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और कोई भी जो है मुल्क या इदारा या शख्स पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात करता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन है, और पाकिस्तान की अफवाज क्या है? पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है। ये यक जानिब दो कालिब हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारा ये जो डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस जो एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस, देखिए स्ट्रेटेजिक के अंदर आपकी डिप्लोमेसी आती है, आपकी जियोपॉलिटिकल डायमेंशन आती है, आपकी इकोनॉमी आती है, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आते हैं। ये बड़ी होलसम सा ये मुआहदा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने दिन में दोनों ममालिक एक दूसरे की तरफ से मजबूत होंगे, और पाकिस्तान जैसे मैंने कहा अब एक ग्लोबल सतह पे अपना रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही है। राना सनाउल्लाह साहब की टर्म जो है ना, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होनी है, वर्ल्ड सुपर पावर वाली। लेकिन राना साहब, वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए एक चीज़ चाहिए अभी, वो ये चाहिए कि सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के पास कोई 1000 अरब डॉलर है। उस 1000 अरब डॉलर में से कोई 50 अरब या 100 अरब डॉलर आपकी डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो जाए तो आप फिर वर्ल्ड सुपर पावर है। तो फिर चले, अब ये राज की बातें जो हैं वो सरेआम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मुआहदा हुआ है, इसमें जो इसके अल्फाज हैं, जो इसके अंदर कहा गया है, तो ये सारा कुछ होगा, बल्कि इससे बढ़ के होगा। और ये जो वर्ल्ड सुपर पावर जो कि मुस्लिम वर्ल्ड सुपर पावर होगी, तो इसमें बाकी मुल्क जो हैं, बाकी मुल्क भले इस तरह से शामिल ना भी हों, लेकिन बाकी मुल्क जो हैं वो तावन करें। वो मुल्क जो है वो उनकी जो सेफ्टी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको ये सुपर पावर जो है वो इंश्योर करेगी। और दूसरी बात ये है कि आने वाले सालों में जब इस डिफेंस साइड पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस करेगा, सोफिस्टिकेटेड जो है वो जो हथियार हैं, जो बाकी चीज़ें हैं उस मैदान में पाकिस्तान की जो एबिलिटी और पाकिस्तान की जो इन्वेंशन होंगी वो सबको अट्रैक्ट करेंगी। तो उससे जो है वो ये वो ख्वाब जो मुसलमान उम्मा ने, आलम इस्लाम ने हमेशा देखा और जिसको चाहा, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप सारे को एक वादा करके बैठ जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये उसकी बुनियाद है और इससे पूरा होगा। राना साहब, एक और चीज़ ये मुआहदा एक राह खोल सकता है। अफ़गान हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सऊदी अरब का। उनको वसाइल भी सऊदी अरब से मिलते हैं और उनकी मजहबी तौर पर भी वाबस्तगी मौजूद है। इस वक्त जब हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं और सारा दिन रोज़ाना की हिसाब से हम सारा दिन खबरें पढ़ते हैं कि कभी बलूचिस्तान के रास्ते, कभी केपी के साइड से हमारी तरफ वो कुछ तश्कीलें आती हैं, अटैक करती हैं, वापस चली जाती हैं। शहादत हमारे बच्चे उठा रहे हैं, हमारे इस कौम के जवान। और उन तश्कीलों को तश्कील देने वाले कौन है? इंडिया, और वो स्पोर्ट बेस फंडिंग सारी इंडिया कर रहा है, प्लानिंग वो कर रहा है, और स्पोर्ट बेस बैठी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। तो आपका सऊदी अरब के साथ जो एक म्यूचुअल डिफेंस इंश्योरेंस का एग्रीमेंट है, वहाँ पर ये एस्पेक्ट भी एड्रेस कर सकते हैं आप कि अफगान हुकूमत को इन्फ्लुएंस करे कि वो इन दहशत गर्दों को काबू में। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये इन चीज़ों में जो है वो बहुत यानी जो है ना वो सिग्निफिकेंट जो है ना इनमें जो है वो फ़र्क होने जा रहा है। और ये चीज़ें जो ये सारी विजुलाइज तो हो रही हैं, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को वो कहते हैं ना कि ये स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं इनको वक्त से पहले अगर आप डिस्कस करें या वक्त से पहले डिस्क्लोज़ करें तो फिर उनकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल होगा जब अगर पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन जो है, पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो सऊदी अरब के लिए ऐसे ही है कि जैसे उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो फिर ये तश्कीलें, ये अग्रेशन, ये
जो दहशत गर्दी, ये प्रॉक्सी वार जो है, तो ये फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है सो है, ये फिर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी है। बिल्कुल सही। जनरल तारिक साहब, आप देखते हैं कि ये जो दहशत गर्दी का फ़्लो है अफ़गान बॉर्डर से पाकिस्तानी इलाकों में, इसको रोकने में भी ये माहिदा मुआवनत फराहम करेगा? बिल्कुल करेगा मालिक साहब। ये तो मैं कई प्रोग्राम में कह चुका कि पाकिस्तान को ये सारे सबूत जो इंडिया फितना हिंदुस्तान की शेप में, फितना और ख़वारिज की शेप में पाकिस्तान में इसने जो इस तरह से टेररिज्म बचाया हुआ है, ये हमें सबूत सऊदी अरब को देने चाहिए। और अब तो हम इनको बिल्कुल सॉलिड तरीके से देंगे। और उन्हीं के जिस तरह से हम एक दो भाई हैं, अब हमने मिल के हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ गया है, पहले भी जुड़ा हुआ था, अब तो इसको हमने फॉर्मलाइज कर दिया है। तो सऊदी अरब का जो प्रेशर है वो तालिबान पे भी आएगा, और सऊदी अरेबिया का जो 20 लाख वहाँ लोग बैठे हुए हैं सऊदी अरेबिया में, डायस्पोरा जो है, जो अच्छी खासी रिमिटेंस भेजता है इंडिया में, तो ये जो हमारे कश्मीर का मसला है, इस पर भी सऊदी अरेबिया अपना, हम चाहेंगे कि वो असर इस्तेमाल करे, और इंडस वाटर ट्रीटी पे भी। तो ये जो इंडिया जो इंटरनेशनल यूएन के रेजोल्यूशन को अंडरमाइन करता था और इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक को अंडरमाइन कर रहा था, अब उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल जाते हैं, जब ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तल्लकात हमारे थोड़े आगे चलते हैं, तो मेरा ख्याल है इंडिया मजबूर होगा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करे, इंडस वाटर ट्रीटी पे ये ज़ुबानबाजी जो है इसको ख़त्म करे, और एक पुरअमन हमसाये की तरफ रहे। तो ये लातों के भूत हैं ये इंडिया और इजराइल, अब ये बातों से नहीं मान रहे थे, बट जैसे राना साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये एक सुपर पावर के तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है एक जो है मजबूत मुल्क की तरह उभरेंगे, और ये बाकी मामलात भी जो प्रॉक्सी चलाई हुई थी इंडिया ने या इजराइल ने, ये अपना दम तोड़ जाएंगी। सही। राना सनाउल्लाह साहब, एक जो और एस्पेक्ट आप इकनॉमिक कोऑपरेशन का आप तज़किरा कर रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स जो रवायती तौर पर होती हैं, टेक्सटाइल वगैरह, हम पैसा नहीं कमा पाते, उससे ज़्यादा हम जितनी बरामदात की मद में सऊदी अरब से पैसा कमाना होता है, उससे ज़्यादा हम रेमिटेंसेस की मद में सऊदियों से पैसा लेते हैं। 5-6 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर सालाना वहाँ से सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से। तो अगर आपकी वर्क फोर्स की वहाँ तादाद बढ़ने लग जाए, वो एक नया एसेट है जो आप सऊदी अरब से इस ताल्लुकात की मद में पाकिस्तान को, वो 5-7 अरब डॉलर है तो उसको डबल कर सकते हैं, उसको 10-12-14 अरब डॉलर पर ले जा सकते हैं। सऊदी अरब जो है ना, सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, बल्कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके ऊपर सऊदी अरब का एक अपना जो है वो एक यानी असर रसूख और एक उनका उसका अपना एहतराम, जिस तरह से पाकिस्तान में भी था इस तरह से सभी में है। ये अब गल्फ स्टेट, लेकिन मैन पावर एक्सपोर्ट आपकी अगर बढ़ जाती है सऊदी अरब में, क्योंकि पिछले चंद सालों में वहाँ से 2-3 लाख बंदा वापस आया, लेकिन अगर अब मैन पावर एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाती है, 5-7 लाख बंदा और चला जाता है, तो आपकी रिमिटेंसेस डबल हो जाएंगी। वो डबल हो जाएंगी। तो आपको उसको, गवर्नमेंट को उसको संजीदगी से इस एस्पेक्ट के ऊपर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी इकॉनमी है और उनके पास वसाइल भी हैं और उनको मैन पावर चाहिए भी, जो हमारी जगहों पे इंडिया ने लिया पिछले 10 सालों में। 10 सालों पाकिस्तानी पीछे आए हैं और वो जगह इंडियंस ले गए। बिल्कुल। तो इज देयर एनी प्लान, एनी स्ट्रेटजी ऑन दिस? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अब सारी यानी इसके ऊपर सोच विचार इसके ऊपर तो हुआ होगा, लेकिन अब जैसे ही ये कल मुआहदा हुआ है तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से काम होगा, और आने वाले मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा वक्त इसमें लगेगा। इसे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में न सिर्फ इस तरह से पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी फॉरेन मनी अर्निंग करना शुरू करेगा, बल्कि जो हमारी दूसरी डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें भी तो पाकिस्तान को जो है सर, उसमें तो आपकी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, आपकी बरामदात बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दैट्स ट्रू। राना सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल तारिक रशीद साहब, आपका भी शुक्रिया, और एजाज साहब हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।